हेलो 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 स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग। आज आपके सामने एक और नया चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम वन शॉट रिवीजन में क्लियर करने वाले हैं। और एक कहानी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, यानी कि एक कहानी है जो आपको सुनानी है। आप सोच रहे होंगे सर ये चैप्टर में कुतुब मीनार का क्या काम, ये क्या है सर, कुतुब मीनार है, ये कहां पे काम लग रहा है। बेटा ये जो पिलर है ना, ये 1600 साल पुराना पिलर है। और सबसे बड़ी बात सर, मेटल की अगर हम बात करते हैं तो मेटल के ऊपर तो रस्ट लगता है सर, प्रिवेंशंस भी दिए गए ये चैप्टर्स में। बट ये जो आप देख रहे हो आयरन पिलर, इसके ऊपर अभी तक कोई भी रस्ट नहीं लगा है। आपको इसका मैजिक ढूंढना है कि सर ऐसा तो क्या है इसके पीछे। 1600 साल पुराना है, ओल्ड इज गोल्ड सुना होगा, बट फिर भी इसके ऊपर कोई भी रस्ट नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात, ये जो आप पिलर देख रहे हो, ये पिलर की हाइट कुछ 7.21 मीटर है। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। सर पहली बात, ये चैप्टर जो है वो काफी बच्चों को बहुत ही ज्यादा लेंथी लग रहा है, काफी बच्चों को थोड़ा सा हार्ड भी लग रहा है। बट डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब पूरा चैप्टर जो है वो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ताकि आप हर एक पॉइंट्स को हमने इन डिटेल्स यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो सबसे पहली बात है सर हमारे पास, वो है मेटल्स के बारे में। सर पहली बात, मेटल्स होते क्या है, इसके लिए हमें आज के लेक्चर के लिए काफी चीजें जो है वो 9th की भी डिस्कस करनी है। तो पहले हम जानते हैं मेटल्स के बारे में। दोस एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयन। सर पॉजिटिव आयन का मतलब क्या। तो जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम के बारे में, सोडियम का मतलब होता है सर Na का एटॉमिक नंबर है 11। तो सर Na जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 281, 9th में आया हुआ है। सो ये जो 1 है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा सर, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है 1 उसको लूज करेगा। और हमें पता है सर, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो वो फॉर्म करता है पॉजिटिव आयन, यानी कि सर Na बन जाएगा Na प्लस आयन। और जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं उसको बोला जाता है, उनको नाम दिया जाता है मेटल्स। तो बेटा सबसे पहली बात हमें ध्यान में रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं उनको हम नाम देते हैं मेटल्स। सर दूसरी कुछ बातें जानते हैं मेटल्स के बारे में। मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बताई गई है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि सर मैलेबिलिटी, डक्टाइल, उसके अलावा सोनोरिटी, ये सारे पॉइंट्स हम जानते हैं। फिजिकल स्टेट क्या हो सकता है, तो सबसे पहले बताया गया है पहली फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की, मेटालिक लस्टर। मेटल्स आपने देखे हैं, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है सर। तो मेटल्स जो है वो एक शाइनिंग सरफेस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। तो सर जो सब्सटेंस यानी कि जो एलिमेंट्स शाइनिंग सरफेस प्रोवाइड करता है, शाइनिंग होता है, उसको हम नाम देते हैं मेटालिक लस्टर। सर दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं ना सर, मेटल हार्ड है। अगर मेटल हार्ड है दैट मींस वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सर मेटल जनरली हार्ड होते हैं, इस वजह से वो हमें सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है। बट सर एक और जरूरी बात, मर्क्यूरी एक्सेप्शन, ये चैप्टर सर एक्सेप्शन से भरा हुआ है। एक्सेप्शन। सो मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल। सर मर्क्यूरी एक तो मेटल है, बट साथ में रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला एक्सेप्शन हमें याद रखना है, सर मर्क्यूरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, दैट मींस मर्क्यूरी जो है मेटल है। बात करते हैं हार्डनेस के बारे में। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। जनरली जो मेटल्स होते हैं
मेटल पाइप, अगर आयरन की पाइप किसी के ऊपर मारेंगे तो सर क्या होगा, लग जाएगी उसको। तो मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर एंड टिन, ऐसे बहुत सारे मेटल्स होता है सर। बट यहां पर हमें एक्सेप्शन बताया गया है हार्डनेस में। सर एक्सेप्शन क्या होगा, सो सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट। सर ये तीनों मेटल्स है, याद रखना बच्चों, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, ये तीनों है तो मेटल, बट ये कैसे होता है, सॉफ्ट होते हैं। और इतने सॉफ्ट है सर, अगर हम उसको नाइफ से कट भी करते हैं तो वो इजीली क्या हो जाता है, कट हो जाता है। दे कैन इजीली कट विथ अ नाइफ, इजीली नाइफ से कट हो जाएंगे। एंड उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा है, लो है। सर सॉफ्ट है, सॉफ्ट है तो जल्दी से पिघलेगा, ठीक है। तो याद रखना कि जो मेटल्स सॉफ्ट होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा है सर, लो है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब क्या है सर, और मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है। डक्टिलिटी, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू, मेटल्स जो है उनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर हमारे घर में जितने भी वायर्स है मेटल्स के बने हुए हैं। सो डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मींस वायर्स को हम मेटल में मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सर गोल्ड जो एक्सेप्शन के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा होगा, तो मोस्ट डक्टाइल मेटल जो है वो गोल्ड है। तो फिर से याद करते हैं सर, फिजिकल स्टेट में एक्सेप्शन था मर्क्यूरी, हार्डनेस में हमारे पास एक्सेप्शन है सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। डक्टिलिटी, सर गोल्ड जो है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है। अब बात करते हैं मैलेबिलिटी के बारे में। सो मैलेबिलिटी, मेटल कैन बी बीटन इनटू, मेटल्स को हम बना सकते हैं सर थिन शीट्स, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सर अगर हम मेटल को शीट्स में कन्वर्ट करते हैं तो मैलेबिलिटी बोला जाता है, अगर वायर्स में कन्वर्ट करते हैं तो डक्टिलिटी बोला जाता है। और कुछ मोस्ट मैलेबल मेटल्स के नाम बताए, गोल्ड एंड सिल्वर। सो गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो मोस्ट मैलेबल मेटल्स होते हैं। तो कुछ नाम यहां से याद रखने हैं बेटा। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है सर, क्या मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, ऑब्वियसली कर पाएगा, ठीक है। जानते हैं कैसे, सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बचपन से पता है। इन सॉलिड स्टेट, कौन से स्टेट में होना चाहिए, पर जरूरी बात याद रखना, जरूरी बात सर, मेटल्स जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। सिल्वर इज द, कौन है सर, सिल्वर, सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है, सिल्वर मेटल। एक्सेप्शन मर्क्यूरी, सर पहले ही आया था, मर्क्यूरी जो है वो तो कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। सो मर्क्यूरी इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाइल लीड, याद रखना एक दूसरा नाम बच्चों, लीड जो है वो ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग होता है, यानी लीड तो सर इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। और मर्क्यूरी जो है वो कैसा है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब बात करता है थर्मल कंडक्टिविटी। सर थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा, अगर मैं आपको एक आयरन का पाइप दे दूं आपके हाथ में और मैं एक एंड से उसको हीट दे रहा हूं सर, तो क्या वो हीट आगे नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी सर। दैट मींस मेटल जो है वो हीट कंडक्ट कर सकता है ना। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल्स जो है वो हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड सिल्वर। चलिए एक्सेप्शन, सर लीड एंड मर्क्यूरी, काफी बार वर्ड आ रहा है मर्क्यूरी, तो याद रखिएगा। सो लीड एंड मर्क्यूरी जो है वो पुअर कंडक्टर है सर हीट के, वो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते, बहुत कम अमाउंट में कंडक्ट करते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, इस वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, हाई होता है। टंगस्टन हैज, बेटा टंगस्टन याद होगा, बल्ब, फिलामेंट, फिलामेंट जो है उसका जो वायर है वो टंगस्टन का बना हुआ है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई पाया जाता है। एक्सेप्शन,
गैलियम एंड सीजियम बहुत ही अच्छे मेटल्स, देखने में काफी प्यारे लगते हैं, गैलियम एंड सीजियम। सो एक्सेप्शन, गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? बहुत ही ज्यादा लो होता है। और सोनोरिटी, सर सोनोरिटी तो हमें पता ही है, सोनोरिटी क्या होता है? दैट मीन्स अगर मेटल के ऊपर टक 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 करेंगे तो सर आवाज सुनाई देती है, जैसे बेल आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। सो मेटल्स दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, तो मेटल के ऊपर अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, जो सोनोरिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सर तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने बताई, किसके बारे में सर? मेटल्स के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स के बारे में। ये चैप्टर है सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल किसको बोला जाएगा? द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म्स नेगेटिव आयन बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ये एक नेगेटिव आयन बना रहा है। सर नेगेटिव आयन में बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है सर 17, और क्लोरीन जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। सर तो लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, जो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम करेगा। और सर जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं वो होते हैं नेगेटिव आयन। दैट मीन्स सर जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है उसको हम नाम देते हैं नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि आयोडीन एंड सल्फर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा आर नॉन मेटल्स। इनकी भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। सर एक जरूरी बात, मेटल से नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी अपोजिट होती है, काफी अपोजिट है, ठीक है। सो लस्टर, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। नॉन मेटल्स जो है वो लस्टर, शाइनिंग सरफेस प्रोवाइड नहीं करते हैं। मेटल्स जो है वो शाइनिंग सरफेस प्रोवाइड करते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट एंड आयोडीन इज द ओनली मेटल which is liquid at room temperature। अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। सर नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैस। नॉन मेटल्स जो है वो कैसे होता है? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं या तो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। सो एक्सेप्शन, ब्रोमीन, सर वहां पर एक वर्ड आ रहा था फिजिकल स्टेट मेटल्स में, मर्क्यूरी, यहां पर एक वर्ड आ रहा है ब्रोमीन इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो याद रखिएगा बच्चों, सर फिजिकल स्टेट में ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में है, बाकी सारे जितने भी फिजिकल स्टेट रहेंगे नॉन मेटल्स के वो सॉलिड या तो गैसियस रहेंगे। सॉफ्टनेस, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। गैसियस है सर, सॉलिड भी है, बट वो सारे के सारे कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन, ओनली डायमंड, सर एक डायमंड ही ऐसा है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है नॉन मेटल में। डायमंड हीरे को हीरा ही काटता है, सुना होगा सर, ठीक है। सो डायमंड जो है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। मेलेबिलिटी, नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। सर ना तो ये शीट्स में कवर हो सकता है ना तो ये वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है। सो मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब बात करते हैं ब्रिटलनेस। अगर मैं आपको पेंसिल की लीड दे रहा हूं, पेन की लीड दे रहा हूं, आप इजीली उसको तोड़ पाएंगे सर। ग्रेफाइट, ठीक है, नॉन मेटल है, कार्बन से बना हुआ है। सो ब्रिटलनेस, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। एक्सेप्शन, सल्फर इज ब्रिटल सॉलिड। सल्फर जो है वो ब्रिटल सॉलिड होता है। इफ इट इज हैमर्ड इट ब्रेक्स इनटू पीसेस। अगर आप सल्फर के ऊपर हैमरिंग करते हैं तो वो इजीली पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर सबसे पहले बात किया हमने लस्टर के बारे में, जिनकी शाइनिंग नॉन मेटल्स जो है वो शाइनिंग सरफेस प्रोवाइड नहीं करते, डायमंड, ग्रेफाइट, आयोडीन के अलावा। एंड फिजिकल स्टेट, नॉन मेटल्स ना तो सॉलिड होता है ना तो गैसियस होता है। एक्सेप्शन में है ब्रोमीन, सॉफ्टनेस में है सर डायमंड जो हार्ड होता है, और ब्रिटलनेस में होता है सल्फर। चलिए अब बात करते हैं सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। सो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो है, बताया था ना मेटल से अपोजिट है। सो नॉन मेटल्स जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के
पुअर कंडक्टर होता है। एक्सेप्शन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट नॉन मेटल है पर फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इस वजह से वो एक्सेप्शन में है सर। और लास्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल्स के रहेंगे काफी ज्यादा लो, बट नॉन मेटल्स दैट आर सॉलिड, जो सॉलिड फॉर्म में नॉन मेटल्स पाए जाते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से हाई होते हैं। कंपैरेटिवली सॉलिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स, तो लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में है। और जो भी नॉन मेटल्स है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से लो है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। और सर एग्जांपल दिए गए हैं, एक्सेप्शन याद रखने हैं बच्चों में। एक्सेप्शन में है डायमंड, डायमंड हैज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों सर? क्योंकि डायमंड जो है वो कैसा होता है, हार्ड सब्सटेंस है, और इनको तोड़ने के लिए यानी इनको अलग करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। इस वजह से डायमंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई रहता है। चलिए सर, तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई मेटल्स की, नॉन मेटल्स की। अब है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। सर तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी मेटल्स की? सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। सर मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाना, ये बात तो हमें पहले से पता है सर। जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड। सो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सर तो मेटल ऑक्साइड में एक एग्जांपल लेता है Na प्लस O2, क्या बनाएगा? Na2O बनाएगा सर। सर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम रिबन। चैप्टर 1 में हमारे पास एक एक्टिविटी थी मैग्नीशियम की। जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो वो फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। सर तो अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड। सर दूसरी एक बात, काफी बार हमारे पास ये चैप्टर में बहुत सारी सिचुएशंस आ रही है सर, काफी चीजें मिक्स हो रही है। तो अब यहां पर हमें बहुत ध्यान से सुनना है, कौन से मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं पर कुछ कंडीशंस के साथ रिएक्ट करते हैं। सर कंडीशन मतलब कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, कुछ मेटल्स ऐसा है जिनको हीट देनी पड़ती है सर, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनको स्ट्रॉन्ग हीट देना पड़ रहा है। तो पहले दिमाग में क्लियर होना चाहिए ऐसे सर कौन से मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहा है, कौन हीट देने पे, तो हम एक सेपरेशन कर लेंगे और याद रखेंगे तो इजीली याद हो पाएगा सर। सबसे पहली बात, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगोरसली, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। सुना होगा सोडियम या पोटेशियम को सर आप ओपन में रखते हैं तो वो फायर को कैच कर लेता है। इसी वजह से सोडियम एंड पोटेशियम को एक केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। So vigorously with oxygen that they catch fire if left in open। तो सोडियम और पोटेशियम रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है सर, बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। दूसरी बात करते हैं, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम बर्न्स इन एयर बाय हीटिंग। दो मेटल ऐसे हैं जिनको हीट देनी पड़े। सबसे पहले आया था सर रूम टेम्परेचर, सोडियम एंड पोटेशियम। फिर हमारे पास एक दूसरा वर्ड आ रहा है हीटिंग, हीट देने पे है मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। सर जिंक तो बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, बट कैसे हीट देनी पड़ती है? स्ट्रॉन्ग हीट। तो अब हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए बेटा कि सर रूम टेम्परेचर पे कौन से मेटल है? सोडियम एंड पोटेशियम। हीटिंग देने पे है मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। स्ट्रॉन्ग हीट पे होता है जिंक। अब बात करते हैं आयरन के बारे में। आयरन का रॉड है, अगर आप उसको बर्न करने जाओगे बर्न नहीं होगा, सिर्फ हीट कंडक्ट करेगा सर। तो आयरन को हम क्या करेंगे तो बर्न होगा। चलिए जानते हैं, आयरन डज नॉट बर्न इन द फॉर्म ऑफ रॉड और ब्लॉक। आयरन
रॉड और ब्लॉक के फॉर्म में बर्न नहीं होता है। तो सर हमें आयरन को आयरन फिलिंग्स के फॉर्म में, सर आयरन की भी फिलिंग्स होती है, आयरन फिलिंग्स, फिलिंग्स का मतलब होता है आयरन का पाउडर, ठीक है। सो आयरन फिलिंग्स बर्न्स विगोरसली व्हेन स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। तो सर आयरन के पाउडर को अगर हम फ्लेम पे, बर्नर के फ्लेम पे डालेंगे तो वो बर्न हो जाएगा। तो बहुत जरूरी बात है सर ये, आयरन रॉड और ब्लॉक के फॉर्म में बर्न नहीं हो सकता, इस वजह से हम आयरन को आयरन फिलिंग पाउडर के फॉर्म में लेके आते हैं। सर कॉपर डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, बट कॉपर को आप बर्न करोगे, हीट देने पे बर्न नहीं होगा। बस एक बात याद रखनी है, कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर का लेयर बन जाता है, कलर पूछा जाएगा। सर काफी बार हमारे पास कलर्स पूछे जाते हैं, कलर्स बताए जाते हैं। सो ब्लैक कलर का लेयर बनाता है, और वो जो ब्लैक कलर का लेयर होता है उसको हम नाम देते हैं कॉपर ऑक्साइड। सर तो कॉपर हीट देने पे बर्न नहीं करता है, कॉपर जो है, ठीक है, हीट देने पे सर ब्लैक कलर में कन्वर्ट होगा। सिल्वर एंड गोल्ड डो नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। हम सिल्वर पहनते हैं, सिल्वर की ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में डेली बेसिस पे आ रहा है, फिर भी उनके ऊपर सर इफेक्ट नहीं देखने को मिल रही, काफी लो रिएक्टिव है, ठीक है। सो सिल्वर एंड गोल्ड डो नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट हाई, इवन एट हाई टेम्परेचर। तो सर यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बनेगा, सबसे फास्ट रिएक्ट कौन करेगा ऑक्सीजन के साथ, सोडियम। सोडियम के बाद सर सीधा नंबर आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एक नंबर आ रहा है जिंक, देन है आयरन, कॉपर एंड गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। चलिए अब बात करता है सर हम कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स के बारे में जिनका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, जैसे सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। सर ये दोनों मेटल ऑक्साइड है, शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। याद रखना सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये दोनों के दोनों एसिड्स के साथ और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, इस वजह से इनको नाम दिया जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और सर चैप्टर 2 में एक बात हमने बताई थी, हमें याद होगा, अगर कोई मेटल ऑक्साइड एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करेगा सर, वो फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो बेटा याद रखना है, अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड और बेस के साथ तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर, और हम उनको नाम देते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि AlCl3 प्लस वाटर रिमूव हो जाएगा सर। और यही अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करेगा NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। काफी जरूरी नाम और काफी डिफरेंट नेम है इनका, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। सर तो ये तो बात हो गई एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए जो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और सर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब है जो एसिड और एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शोज करते हैं। ऐसे दो है, एक दूसरा है सर जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा सर तो बनाएगा ZnCl2 प्लस H2O। और सर जिंक ऑक्साइड अगर NaOH बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा, हमें पता है सर ये फॉर्म करता है, चैप्टर 2 में आया हुआ है Na2ZnO2, जिसको हम नाम देते हैं सोडियम जिंकेट प्लस फॉर्म करता है वाटर। तो सर ये तो बात हो गई एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। सो मेटल ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर, but some of this dissolves in water to form
अगर कुछ मेटल ऑक्साइड जो होता है वो वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है, सॉल्युबल होता है, बट सम ऑफ दिस डिसॉल्व्स इन वाटर, सॉल्युबल होता है, एंड उसमें से कुछ डिसॉल्व हो सकता है जो फॉर्म करता है हाइड्रोक्साइड, और उनको हम नाम देते हैं अल्कलीज, ठीक है। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व होता है, खो के एक हाइड्रोक्साइड बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, जिनको हम नाम देते हैं अल्कलीज। सर तो ये थी हमारी सबसे पहली रिएक्शन, मेटल की ऑक्सीजन के साथ। मेटल की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ। सर फिर मेटल का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे दूसरा वाटर के साथ। फिर बताया जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल रिएक्ट विथ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, और एक रिएक्शन बताएंगे हम आपको मेटल के एसिड्स के साथ। अब बात करते हैं मेटल रिएक्ट विथ वाटर। सर मेटल रिएक्ट विथ वाटर, अगर कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्रोड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सर यही मेटल ऑक्साइड अगर वाटर में सॉल्युबल है, डिसॉल्व होता है, तो ये फॉर्म करता है मेटल हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहली बात बेटा, अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो फॉर्म करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल में एक एग्जांपल है Na+H2O। सर तो ये फॉर्म करता है Na2O प्लस हाइड्रोजन गैस। सर यही मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है Na2O, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। चलिए तो इनकी भी कुछ रिएक्टिविटी है सर। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायोलेंटली विथ कोल्ड वाटर। सबसे पहली बात, कोल्ड वाटर के साथ पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट करते हैं। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम वाटर जो है वो नॉर्मल वाटर यानी कि रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा, एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर। तो सर तीनों स्टेट आ गए हमारे पास वाटर के, एक तो आ गया कोल्ड वाटर, एक नॉर्मल वाटर, और एक आ गया सर हॉट वाटर। अब बात करते हैं कौन है ऐसे जो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं। सो अगर कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सर मेटल हाइड्रोक्साइड, बट मैग्नीशियम ऑल्सो रिएक्ट विथ, मैग्नीशियम ऐसा है जो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है एंड वाटर स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है टू फॉर्म, जो बनाता है मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो सर एक जरूरी बात निकल रही है यहां से जो हमें दिमाग में याद रखनी है कि अगर कोई मेटल ऑक्साइड वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सर जैसे ऐसे इस तरह से और कौन से मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। सर एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो फिर क्या होगा, दे रिएक्ट विथ स्टीम, वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड। तो सर यहां से भी कुछ पार्ट्स बनते हैं हमारे पास। पहला पार्ट बन रहा है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कौन कौन करेगा, सोडियम एंड पोटेशियम, बहुत ही ज्यादा वायोलेंटली। देन रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा कैल्शियम, जो कैसा होगा सर, लेस वायोलेंट होगा। हॉट वाटर अगर रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ, और वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। तो सर ये सारी बातें तो क्लियर हो गई हमारे दिमाग में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अगर कोई मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है सर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे हमें पता है Zn प्लस HCl, सर ये फॉर्म करेगा ZnCl2 प्लस H2। ये आया हुआ है सर चैप्टर नंबर 2 में, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स बताया गया है। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ HNO3, काफी एक्सेप्शनल केस है सर जो हमें याद रखना पड़ेगा,
क्यों? हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। क्या बताया? अगर कोई मेटल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, बट अगर कोई नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता, दैट मींस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है उसका नेचर कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। ऐसे जैसे H2 निकलेगा वहां पर ऑक्सीजन डाल देगा तो हाइड्रोजन गैस की जगह पे वो फॉर्म कर देगा वाटर, कि भाई ऑक्सीजन ले जा तू, इस तरह से ऑक्सीजन को वहां पे भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेटल में एग्जाम्पल लेते हैं Na का, सो Na प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 फॉर्म करेगा सॉल्ट, एक NaNO3 प्लस नाइट्रोजन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है और रिलीज करता है वाटर। जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलेगा सर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने की वजह से ऑक्सीजन ऐड करके वाटर फॉर्म कर देगा। सर यहाँ पे एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शनल केस है, याद रखना पड़ेगा। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज दोनों मेटल ऐसे हैं सर, अगर ये HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर पाते हैं। सर ये क्या एक्सेप्शन? तो आप बोल रहे थे कि अगर कोई मेटल है HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता, बट बेटा दो मेटल ऐसे हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो HNO3 को सर झुकाना पड़ता है, यानी कि HNO3 के साथ रिएक्ट करने पे मैग्नीशियम एंड मैंगनीज हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर पाते हैं। तो सर ये बात हो गई रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड के साथ। पहले हमने डिस्कस किया था रिएक्शन ऑफ मेटल, मेटल रिएक्ट कर रहा था वाटर ऑक्सीजन के साथ, फिर दूसरा वाटर के साथ, देन आए थे सर हम एसिड्स के पास, और अब आते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। चलिए ये आप देख के खुश हो रहे होंगे, हम वहां पर भी चलते हैं, थोड़ी देर में चलते हैं बेटा, ठीक है। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। अगर एक मोर रिएक्टिव मेटल है लेस रिएक्टिव मेटल को निकाल देगा, यानी कि सर ये फॉर्म करता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, अगर कोई मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो उसको हम नाम दे सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके सर, मेटल में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम मेटल, ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन जैसे कि CuSO4 है हमारे पास, सो फॉर्म करेगा सोडियम मोर रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव को निकाल देगा, फॉर्म करेगा सर Na2SO4 प्लस एक मेटल बाहर निकल जाएगा जो होगा Cu। तो सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, काफी इजी। हमें जानना है सर ये एक्वा रीजिया क्या है। एक एक्वा रीजिया का नाम है रॉयल वाटर, इसको बोला जाता है एक रॉयल वाटर। सर दिख भी रहा है सर, रॉयल की तरह दिख रहा है ना। चलिए सो ये एक्वा रेजेक मिक्सचर कौन मिक्स कर, किसको मिक्स किया गया है सर? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 को HCl के साथ मिक्स किया गया है। सर अब HNO3 कितना डाला जाएगा और HCl कितना डाला जाएगा? सो 1 पार्ट होगा नाइट्रिक एसिड का, जिसमें हम बोल सकते हैं ना 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सर जब 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम मिक्स करते हैं तो वो एक सॉल्यूशन बनाता है जिसको हम नाम देते हैं एक्वा रेजिया। सर और ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, ये सॉल्यूशन के पास इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि वो गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है। तो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। पर यहाँ पे ये क्या लिखा है सर? याद रखना HCl अकेले गोल्ड को सेपरेट नहीं कर पाता, ये एक लव ट्रायंगल बनाता है। देखना अगर HCl है,
HNO3 है। तो सर ये कभी भी एक लव ट्रायंगल, जैसे कि हमारे पास HCl है, HNO3 है, तो सर ये गोल्ड जो है ना, ये दोनों को घुमा फिरा के निकल जाएगी, ठीक है सर। पर अगर ये दोनों जब मिलते हैं तो गोल्ड के पास कोई रास्ता नहीं बचता है और गोल्ड को वहां पे पिघलना पड़ता है। तो HCl एंड HNO3 एज एक्वारेजिया, तो भाई गोल्ड को पिघाल देगा। चलिए सर, तो ये तो बात कर दी। ओ ये कौन है सर? ये है हमारे लिए, आप जानते हो कि देख के खुश भी हो गए होंगे सर, है ना। चलिए, तो ये है हमारे, इनको ज्यादा मत देखना वरना विकी कौशल में मारने आएंगे। बात करते हैं सर रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। ये रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में सर डिस्कस करने जा रहे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद भी रखनी है और ट्रिक आपके पास होती है। ट्रिक एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। हम याद रखेंगे कटरीना। कैसे, क्या याद रखना है? कटरीना लिखते रहना अगर आप पढ़ रहे हो साथ में। तो कटरीना ने कार मांगी, याद रखिएगा बच्चों। सबसे पहले मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिख रहा हूं। कटरीना ने कार मांगी। कौन सी कार मांगी है सर? अल्टो, जैन, फरारी, ठीक है सर। अल्टो में तो ऑब्वियसली नहीं घूमेगी, हम भी नहीं घूमने चाहते अल्टो में। अल्टो, जैन, फरारी। सर अगर फरारी में घूमना है तो याद रखिएगा बच्चों, हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाना है और फिर हम एक अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंच पाएंगे, ताकि हमारे सपने जो है, आपके जो सपने हैं वो आप पूरे कर पाओ। सो कटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी। फिर भी पीबी को बोला जाएगा, फिर भी एच को बोला जाएगा हाई। क्यों मिली? सर मर्क्यूरी को याद रखिएगा, बोलना है मिली। क्यों मिली? और फिर है सिल्वर, एजी, सिल्वर, ऑडी। फिर भी है क्यों मिली? सिल्वर, ऑडी। तो सर सबसे पहली बात, कटरीना यानी कि के ने, यानी कि पोटेशियम ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी। फिर भी है क्यों मिली? सिल्वर, ऑडी। उसको तो कौन सी चाहिए थी? फरारी, पर विकी कौशल ने क्या दिया उनको? सिल्वर, ऑडी। चलिए, तो आगे बात करते हैं रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। सर अब जो कहानी है वो सुननी है। आइए, तो अब हम कहानी शुरू करते हैं मेटल्स की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ। अगर मेटल जो है सर, सबसे पहली बात हमें पता है मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का काम करते हैं। तो मेटल को लूज करेगा सर, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो बनेगा कैटायन। पॉजिटिव आयन को हम बोलेंगे कैटायन। सर नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और गेन करेगा तो बनेगा नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन का मतलब होगा एनायन। चलिए, रिएक्शन react with each other to achieve complete filled outermost cell। सर मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट क्यों कर रहा है? दोनों की लास्ट ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट करनी है। जैसे कि सोडियम, आपने सुना होगा फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl कैसे बना है? तो Na, सोडियम, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सर 281 और लास्ट ऑर्बिट में उसके पास है एक इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैं जो क्रॉस करके बता रहा हूं। और क्लोरीन, क्लोरीन के पास है सर इलेक्ट्रॉन 17, 287। सर तो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, जो डॉट करके बता रहे हैं ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। सर तो सोडियम है 281 के साथ, क्लोरीन है 287 के साथ। अब बताइए दोनों को आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट करनी है। सर Na जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को लूज करेगा तो Na फॉर्म करेगा पॉजिटिव आयन, दैट मींस Na+1 और ये होता है 28। और Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और गेन कर रहा है, दैट मींस ये फॉर्म करेगा सर
नेगेटिव यानी कि एनायन। 8 हो गए सर -1, सॉरी तो Cl बन जाएगा 288। तो सर Na प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन बनाते हैं NaCl। तो ये अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करते हैं ताकि हम एक आयन बना सके, फॉर्म कर एक, ताकि हम एक कंपाउंड फॉर्म कर पाए। सर एक और जरूरी बात, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन चल रहा है, गेन और लूज चल रहा है। सो केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय complete transfer of electrons from one atom to another is called ionic bond or electrovalent bond। तो पहली बात याद रखना बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज करके बॉन्ड बनाते हैं उनको हम नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि चैप्टर 4 में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी होगी, पार्टनरशिप। तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा चैप्टर 4 में उनको नाम दिया जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। द कंपाउंड फॉर्म, और सर जो आयोनिक बॉन्ड से कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो कंपाउंड को हम नाम देंगे आयोनिक कंपाउंड या तो बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से जो बॉन्ड बनता है उनको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड बनता है उसको हम नाम देते हैं आयोनिक कंपाउंड। ऐसा एक और एग्जांपल है MgCl2, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। Mg के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक एक क्लोरीन को डोनेट किया जाता है, यानी कि लूज कर दिया जाता है, ताकि Mg+2 बनेगा और Cl-1 बनेगा। चलिए सर, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड बन तो गए सर, इलेक्ट्रॉन गेन और लूज तो हो चुके हैं, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। जैसे मेटल की प्रॉपर्टीज थी कुछ, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज थी कुछ। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो फिजिकल स्टेट, सर आयोनिक कंपाउंड जनरली हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों है सर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रॉन गेन और लूज हुआ है। बेटा अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूं, मुझे आप पे ट्रस्ट है, इलेक्ट्रॉन का मतलब है पैसे, ठीक है। तो Na ने अपने जो पैसे थे वो Cl को दिए, तो Na और Cl के बीच में एक बहुत गहरी और पक्की दोस्ती हो गई। इनको दूर करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगानी पड़ेगी और ये जनरली हार्ड होंगे। सो क्रिस्टलाइन फॉर्म में सॉल्ट देखा होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है ब्रिटल एंड ब्रेक। ब्रिटल है तो सर पीस में कन्वर्ट हो सकता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों? अभी बताया था, एक गहरी दोस्ती है, पक्के दोस्त है दोनों। अगर उनकी दोस्ती हमें तोड़नी है तो कान कैसे भरने पड़ेंगे? ज्यादा। अगर Na को Cl से दूर करना है तो हमें एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। इस वजह से उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। सर सॉल्युबिलिटी, ये सर पानी में तो सॉल्यूबल है ना, सॉल्ट पानी में सॉल्यूबल है, पानी में डाल दीजिए सॉल्यूबल हो जाएगा, बट इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सर नमक को पानी में डालो सॉल्यूबल है, बट केरोसिन, बेंजीन, ईथर, पेट्रोल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये सारे इनको नाम दिया गया है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इनमें ये इनसॉल्यूबल होता है। अब बात करते हैं सर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर तो है सर, बट कौन से फॉर्म में? बट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten or their aqueous solution। सर यानी NaCl से इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहो तो पास नहीं होगी सॉलिड फॉर्म में। सर उनको करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। मेल्ट दैट मींस मोल्टन स्टेट में लाना पड़ेगा, और मोल्टन स्टेट पानी के साथ मिक्स करेंगे। NaCl को जैसे ही पानी के साथ मिक्स करता है सर, Na+Cl- आयन सेपरेट होता है, और आयन सेपरेट होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा 3 इडियट वाला, देखा है ना, वो
एक एक्सपेरिमेंट किया था आमिर खान ने, तो वहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी मॉल्टन फॉर्म में था, एक्वायर्ड सॉल्यूशन था ना, इसी वजह से उसको करंट लगा था। ठीक है, सो याद रखना, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म, ये कभी भी सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो सर ये तो बात हो गई प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल क्या है सर? ओके, मेटल हमें कहीं से निकालना है या मेटल कहीं से निकल चुका है सर, उसको प्योर तो करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वो सारी प्रोसेस जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो सर मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज तो क्लियर हो गई, मेटल ने नॉन मेटल के साथ रिएक्ट भी कर लिया। अब है अकरेंस ऑफ मेटल के बारे में। सो द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर्स नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट से जो हमें नेचुरली मिलता है कुछ कंपाउंड, उनको हम नाम देते हैं मिनरल्स। Those minerals from which metals can be extracted, सर ऐसे मिनरल्स में से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको नाम दिया जाता है ओर्स। एंड द प्रोसेस और वेरियस स्टेप्स, बहुत सारी प्रोसेस से हम इनको सेपरेट करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट वेरियस स्टेप्स है ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर, ओर से प्योर मेटल पाने का जो प्रोसेस है उनको हम नाम देते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और मेटलर्जी। नाम याद रखिएगा बच्चों। तो सर ये तो बात की हमने, अब बात करते हैं ओर्स। ओर्स के लिए हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हमें मिल सकता है मेटल्स कुछ हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं, अभी डिस्कस किया था रिएक्टिविटी सीरीज। सो मेटल्स हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं, कुछ मीडियम होता है और कुछ लो रिएक्टिव होता है। सर अगर हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या प्रोसेस होगी? तो सबसे पहले तो उनका करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड देन हमें मिलेगा एक प्योर मेटल। सर अगर मीडियम रिएक्टिव है तो उनके भी देखिए बहुत ही ज्यादा नखरे हैं। मीडियम रिएक्टिविटी वाले हमें 2 टाइप्स की ओर में मिलता है। सबसे पहले ये तो मिलता है एक तो कार्बोनेटेड ओर और दूसरा मिलता है हमें सल्फाइड ओर के फॉर्म में। सर कार्बोनेटेड ओर और सल्फाइड में मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा? जो कार्बोनेट में मिलता है उनका कैल्सिनेशन कीजिए और जो सल्फाइड में मिल रहा है उनका रोस्टिंग कीजिए। चलिए कैल्सिनेशन क्या है सर? कैल्सिनेशन मतलब हीट प्रोवाइड करनी है और रोस्टिंग का मतलब भी क्या है सर? हीट प्रोवाइड करनी। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हम जानेंगे आगे, जब रिएक्शन में बता रहा हूं तब मैं बताता हूं कि रिएक्शन क्या है। देन है ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट होता है। जैसे ही आप कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करते हैं ये सीधे कन्वर्ट होते हैं ऑक्साइड में। और सर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन रिमूव करना है, और ऑक्सीजन कभी रिमूव हो पाएगा जब हम प्रोसेस करेंगे रिडक्शन की, और फिर मिलता है सर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। चलिए तो ये है सर मीडियम रिएक्टिविटी। अब हम डिस्कस करते हैं लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स। जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स है वो फिक्स है, उनके नाटक नहीं है, ज्यादा नखरे नहीं है सर। वो है सल्फाइड ओर, और सल्फाइड ओर में मिलेंगे तो रोस्टिंग करना पड़ेगा। जैसे ही आप रोस्टिंग करोगे मेटल का क्या करना पड़ेगा सर? रिफाइनिंग। तो ये कुछ स्टेप्स बताए जाते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो रिएक्टिविटी। सर पहले ही बोला था लो रिएक्टिविटी वाले कौन से फॉर्म में मिलता है हमें पता है ना? सल्फाइड। तो सल्फाइड ओर है हमारे पास, और सल्फाइड ओर में हमें कौन सी ओर मिल रही है? मर्क्यूरी। सो ओर ऑफ मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी ओर का नाम होता है मर्क्यूरी सल्फाइड, जिसका दूसरा एक नाम मर्क्यूरी सल्फाइड का नाम याद रखना सिन्नाबार। कौन सा बार? सिन्नाबार। ठीक है, और HGS के नाम से जानते हैं मर्क्यूरी सल्फाइड को। सर सबसे पहला स्टेप था रोस्टिंग। तो सल्फाइड ओर है, रोस्ट करना पड़ेगा।
रोस्टिंग का मतलब क्या है सर? हीट देनी है सर। तो हमने HGS को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट दी सर। जैसे ही अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट देते हैं मर्क्यूरी सल्फाइड से ये बन जाएगा मर्क्यूरी ऑक्साइड, और मर्क्यूरी ऑक्साइड को अगेन हीट दी जाएगी तो मिलेगा हमें मर्क्यूरी मेटल। सर तो दो स्टेप की कहानी है जो आपको सुनानी है। पहली कहानी, पहला स्टेप, मर्क्यूरी सल्फाइड को आप हीट देंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मर्क्यूरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और मर्क्यूरी ऑक्साइड को हीट दिया जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मर्क्यूरी में, यानी कि प्योर मेटल मिल जाएगा सर हमें। अब बात करते हैं ओर ऑफ कॉपर। सर कॉपर की जो ओर है नाम है कॉपर सल्फाइड, यानी कि Cu2S, और कॉपर सल्फाइड का नाम है कॉपर ग्लैंस। तो जैसे ही हमने बात की मर्क्यूरी सल्फाइड जो है उनका नाम है सिन्नाबार, और कॉपर सल्फाइड का नाम है कॉपर ग्लैंस। चलिए Cu2S को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट दे रहे हैं, यानी कि रोस्टिंग की प्रोसेस करेंगे, तो सर ये कन्वर्ट हो जाएगा सेम कॉपर ऑक्साइड में। अब सर आप सोचोगे यहाँ पे तो HgO को हीट दिया तो Hg मिल गया, तो Cu2O को हीट देंगे तो Cu मिल जाएगा ना, पॉसिबल है बेटा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब आप Cu2S को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट देते हो तो Cu2S जो है वो पूरा का पूरा Cu2O में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो Cu2S पार्शियली कन्वर्ट हो रहा है, और पार्शियली कन्वर्ट हो रहा है तो Cu2O को वापस डाल दिया गया Cu2S के साथ जो आधा बन हुआ है, और फिर वापस से दोनों को बंद किया गया है। तो याद रखना Cu2O का Cu2S के साथ अगेन रिएक्शन क्यों किया हमने, क्योंकि पार्शियली बन हुआ है, कंप्लीट बन नहीं हुआ है। Cu2O को Cu2S के साथ रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म करेगा Cu। सर अगेन हमें मेटल मिल जाएगा। तो ये हमने बात की लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं ये सारे के सारे। सो मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो रहेंगे उनके लिए क्या है, कार्बोनेटेड ओर है, और दूसरा मिलता है सर सल्फाइड। अभी ये मैंने बताया था कैल्सिनेशन और सर रोस्टिंग, ये दोनों में क्या डिफरेंस होगा। कैल्सिनेशन का मतलब होता है सर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और रोस्टिंग का मतलब होता है एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो याद रखना बच्चों, कार्बोनेटेड और कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड और ठीक है तो हम रोस्टिंग करेंगे, और कैल्सिनेशन जो है उसका मतलब है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। दोनों में हीट ही दी जा रही है सर, डिफरेंस क्या है, तो एक में लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, एक में एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। सर अगर कार्बोनेटेड है तो जिंक SiO3 मिलेगा, सल्फाइड और है तो ZnS मिलेगा। मैं जिंक के लिए बात कर रहा हूं, दोनों फॉर्म में मिल रहा है, ZnCO3 के फॉर्म में यानी कार्बोनेट और होगा सर, और ZnS के फॉर्म में तो सल्फाइड और होगा सर। ZnCO3 को हीट देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में। सर ZnS को रोस्ट करेंगे, हीट मिलेगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुके हैं तो ऑक्सीजन निकालना है, और ऑक्सीजन निकालने के लिए हम करते हैं रिडक्शन, और सर यानी कि ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल गया ZnO को हम रिडक्शन करेंगे कार्बन की प्रेजेंस में, तो ZnO से ये मिल जाएगा Zn, और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल यानी कि सर जब रिडक्शन करते हैं तो हमें मिलता है जिंक मेटल। तो ये प्रोसेस याद हो गई, कार्बोनेटेड ओर है या सल्फाइड ओर है सर, एक कार्बोनेटेड है तो कैल्सिनेशन, सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग, फिर दोनों ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनका रिडक्शन करेंगे कार्बन के साथ। तो ये बात कर ली सर खत्म। अब बात करते हैं रिडक्शन, जो लास्ट स्टेप हमने डिस्कस किया कि मेटल्स का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है और मेटल बनाना है उनको, तो हम उनका रिडक्शन करते हैं। सर कभी कभी कहीं पे कार्बन से काम नहीं बन पाता है,
कार्बन से रिडक्शन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो, समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल। मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। दैट मींस हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज, ये यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में। तो जहां पे कार्बन से बात नहीं बन पाती वहां पे हम लेके आते हैं, हमें बुलाना पड़ता है जर्सी नंबर 7 डॉनी। तो वैसे आपने सुना है सोडियम, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, पता है ना। तो सर सोडियम जो है MnO2 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो हम लेके आ रहे हैं सर ये तीनों के तीनों सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम से किसी को, तो मैंगनीज ऑक्साइड का अगर हमें रिडक्शन करना है तो कार्बन से पॉसिबल नहीं है, तो हम एल्यूमिनियम को बुलाते हैं और एल्यूमिनियम सर ऑक्सीजन को लेके जाएगा, रिडक्शन करेगा, तो बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज मिल गया सर मैंगनीज ऑक्साइड से। और याद रखना जब भी ये रिएक्शन होती है रिडक्शन की, सोडियम के साथ, कैल्शियम के साथ या एल्यूमिनियम के साथ, बहुत ही हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है सर। एक्सोथर्मिक मतलब हीट इवॉल्व करेगी। सो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज सो हाई, तो जो मेटल हमें मिलता है ना सर, वो हमें सॉलिड फॉर्म में नहीं, मॉल्टन स्टेट में मिलता है, याद रखना पड़ेगा सर। चलिए, तो ये डिस्कस किया हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद डिस्कस किया कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल है जिनका रिडक्शन कार्बन से पॉसिबल नहीं है, तो हम रिडक्शन करवाते हैं सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम से। अब बात करते हैं थर्माइट रिएक्शन के बारे में। याद रखना बेटा, थर्माइट रिएक्शन बहुत ही जरूरी रिएक्शन है, मोस्ट आईएमपी बोल सकते हैं। द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन यानी Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे। आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन अगर एल्यूमिनियम के साथ होगा तो ये मिलेगा हमें आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में रिएक्ट करेगा, प्रोड्यूस होगा हीट। यहां पर भी सर ये एक्सोथर्मिक ही है क्योंकि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस आयरन, और यहाँ पे ये रिएक्शन में, थर्माइट रिएक्शन में जो आयरन मिल रहा है उनका यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक्स को और क्रैक मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करने में। इस वजह से ये रिएक्शन का दूसरा नाम है थर्माइट वेल्डिंग भी बोला जाता है। तो सर थर्माइट रिएक्शन और उसमें जो आयरन प्रोड्यूस हो रहा है वो कुछ क्रैक मशीन पार्ट्स में भी ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है, तो थर्माइट वेल्डिंग के नाम से हम इनको जानते हैं। अब बात करता है सर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सर जो हाई रिएक्टिव वाले मेटल्स है उनको अलग करना है तो क्या किया जाएगा? द मेटेलिक कंपाउंड एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन और एनी अदर रिड्यूसिंग एजेंट। सर काफी जगह पे ऐसा हो रहा है, अब कार्बन से भी बात नहीं बन रही, अब दूसरे जो सोडियम, एल्यूमिनियम से भी बात नहीं बन रही, तो एक काम कीजिए, अलग करना है ना, सीधा काम करते हैं हम इनको इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। सो देयरफॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज एम्प्लॉयड फॉर मेटल लाइक Na, Mg एंड कैल्शियम। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, सर अगर एक बीकर है, बीकर में हमने मॉल्टन फॉर्म में NaCl डाल दिया है, अगर हम मॉल्टन फॉर्म में NaCl डालते हैं तो यहाँ पे सर एक एनोड रहेगा, दूसरा कैथोड भी रहेगा, और बैटरी कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही करंट पास होगा Na सेपरेट होगा, Cl सेपरेट होगा, और जो हमें सोडियम मिलेगा, सोडियम
is obtained by electrolysis of their molten chloride. सोडियम डिपॉजिट करेगा, सोडियम हमें मिलता है सर कैथोड पे और क्लोरीन हमें मिलता है एनोड पे। तो सर सोडियम कैथोड पे मिल रहा है, दैट मींस ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, और क्लोरीन एनोड पे मिल रहा है, दैट मींस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा। ऑब्वियसली सर Cl नेगेटिव है, Cl माइनस आयन है, माइनस जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड को अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए सोडियम कैथोड पे फॉर्म होगा और क्लोरीन एनोड पे फॉर्म होगा। तो ये बात की सर हमने हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए। सर तीनों मेटल्स की तीनों रिएक्टिविटी के लिए हमने डिस्कस किया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की प्रोसेस, और अब लास्ट में एक और प्रोसेस पढ़नी है जिसमें हम मेटल्स को रिफाइन करते हैं। सर रिफाइनिंग मतलब जानते हैं, इट इज द प्रोसेस इन विच इट इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल ऑब्टेन आफ्टर रिडक्शन। रिडक्शन करने के बाद मेटल्स को हमें प्योर करना है। अगर मेटल को प्योर करना है तो वेरियस मेथड होती है रिफाइनिंग की, उसमें से कॉमन मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और सर ये जो मेथड है इसमें क्या प्रोसेस होगी जानते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक बीकर है, बीकर में हमें जो भी मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, प्योर करना है तो उनका एक सॉल्यूशन लिया जाएगा। जैसे हम CuSO4 का सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। Many metals like Cu, Zn, Ni, Ag and Au are refined by electrolytically। ये इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन किए जाते हैं। इन दिस प्रोसेस एक थिक ब्लॉक होगा, बच्चों याद रखना दो बातें। एक थिक ब्लॉक है जो इम्प्योर मेटल का, आप देख रहे हो थिक ब्लॉक जो इम्प्योर मेटल का है और उसका हम यूज करते हैं एज अ एनोड। और दूसरा एक थिन स्ट्रिप है, ये थिन स्ट्रिप है सर जिनका हम यूज करते हैं एज अ प्योर मेटल यानी कि कैथोड के फॉर्म में। तो एनोड इम्प्योर मेटल, कैथोड जो है वो प्योर मेटल है। सर तो सॉल्यूशन क्या है? व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। और सर यहां पे हम जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो मेटल सॉल्ट का रहेगा। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, जैसे ही हम यहाँ पे करंट पास करेंगे तो प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व्स इनटू इलेक्ट्रोलाइट। तो प्योर मेटल जो है वो इलेक्ट्रोलाइट यानी सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना स्टार्ट करेगा। पहली बात डिसॉल्व हो गया सर, अब क्या होगा? और फिर वो मेटल जो है एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। तो सर एनोड, सबसे पहली बात, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास द प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइट। तो जो प्योर मेटल निकलेगा वो डिसॉल्व हो जाएगा एनोड से, और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल, फिर जो प्योर मेटल है वो कैथोड पे जाएगा। एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड। सर ये तब तक करंट पास करते रहेंगे जब तक हमें प्योर मेटल नहीं मिल जाता, यानी कि इम्प्योर मेटल जो है, इम्प्योर थिक ब्लॉक है, वो जब तक प्योर नहीं हो जाता। तो करंट बहुत ही इजी है। सबसे पहले करंट पास किया, एनोड से इम्प्योर मेटल जो था वो इलेक्ट्रोलाइट में चला गया, और सर फिर वो चला जाता है कैथोड पे, प्योर होके प्योर मेटल मिलता है कैथोड पे, और ये साइकिल रिपीट करते रहता है जब तक इम्प्योर मेटल यानी कि थिक ब्लॉक अच्छी तरह से प्योर नहीं हो जाता, सारे इंप्योरिटीज नहीं निकल जाती। एंड द सॉल्युबल इंप्योरिटीज, अब सर इंप्योरिटीज भी तो बाहर निकलेगी, सॉल्युबल इंप्योरिटीज जो होगी वो ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी। सो द सॉल्युबल इंप्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन। अब सर इंप्योरिटीज दो टाइप की है, एक जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकती है और दूसरी जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो सकती। सर तो जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो सकती वो इंप्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती है। किसके नीचे सेटल डाउन होगी सर? ये सेटल डाउन होगी एनोड के नीचे, और इनको बोला जाएगा एनोड मड। तो सर प्रोसेस हमें याद हो चुकी है। एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मेटल सॉल्ट लेना है सॉल्यूशन के फॉर्म में, एक थिक ब्लॉक होगा
जो इम्प्योर मेटल का होगा, एक प्योर ब्लॉक होगा सर, यानी कि थिन स्ट्रिप होगी जो प्योर मेटल की होगी। करंट पास करेंगे तो सर जितना भी इंप्योरिटीज एनोड पे है, जितना भी मेटल है, वो सॉल्यूशन में जाएगा और प्योर होके चला जाएगा कैथोड की साइड। अब बात करता है, ये साइकिल तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक इम्प्योर मेटल यानी कि इम्प्योर ब्लॉक जो है, थिक ब्लॉक, वो अच्छी तरह से प्योर नहीं हो जाता। और इम्प्योरिटीज जो होती है वो सॉल्यूबल है तो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी। और सर जो सॉल्युबिलिटी इंप्योरिटीज ऐसी है जो इनसॉल्युबल है, वो एनोड के नीचे बैठ जाएगी और उनको हम नाम देते हैं एनोड मड। और इसके बाद सर आखिरी पॉइंट हमारा है कोरोइजन। आज का कोरोइजन चैप्टर 1 में आया हुआ था, हमें पता है कोरोइजन क्या होता है सर, यानी कि मेटल के ऊपर रस्ट लगना सर। इट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ हीटिंग अवे ऑफ मेटल बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एयर एंड मॉइस्चर, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोइजन पता है सर, पर इनको प्रिवेंट करने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है? सो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजिंग, यानी कि जिंक का मेटल या तो आप अलॉय बना दीजिए कोई मेटल्स को मिला के, पेंटिंग भी काफी जगह पे देखा है, ग्रीसिंग भी किया जाता है, या तो ऑयलिंग भी किया जाता है, टीन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। तो सर ये सारी जो प्रोसेस है वो है कोरोइजन से बचने की। पर हमारे पास एक जरूरी पॉइंट है अलॉय। सर 9th में भी आया हुआ अलॉय। अलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर है, किसका? दो मेटल्स का, या तो एक मेटल एंड एक नॉन मेटल का। ये कैसे बनाए जाता है सर अलॉय? तो इट इज द प्रिपेयर बाय मेल्टिंग प्राइमरी मेटल, जो भी प्राइमरी मेटल है उसको आप मेल्ट कर दीजिए, देन डिसॉल्व इन अदर एलिमेंट, और फिर उसको दूसरे एलिमेंट, दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर दीजिए, नॉन मेटल के साथ इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, और फिर उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दीजिए, आपका अलॉय बन जाएगा। जैसे मैगी बनाता है, 2 मिनट में मैगी तैयार, ठीक है, इतना जल्दी ये नहीं होता है, बट प्रोसेस इजी है। प्राइमरी मेटल को जो आप मेल्ट कर दीजिए और फिर उसको दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स कर दीजिए, रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दीजिए, तो अलॉय फॉर्म होता है। सर ब्रास एंड अलॉय ऑफ, एक अलॉय है ब्रास जो कॉपर एंड जिंक का बना हुआ है। ब्रोंज एक अलॉय है सर जो कॉपर एंड टीन का बना हुआ है। एंड सोल्डर एक अलॉय है जो लीड एंड टीन का बना हुआ है। याद, सोल्डरिंग सुना होगा आपने, ठीक है। तो सोल्डर जो है वो सोल्डरिंग में यूज होता है, छोटे छोटे वायर्स होते हैं, फोन के वायर्स या वहां पे कुछ पार्ट्स है तो उनको ज्वाइन करने के लिए सोल्डर यानी कि सोल्डरिंग यूज होता है, जो अलॉय है लीड एंड टीन का। अब बात करते हैं अलॉय कंटेंट्स मर्क्यूरी। अगर कोई अलॉय मर्क्यूरी कंटेन कर रहा है एज अ वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, दो मेटल है पर उसमें अगर मर्क्यूरी है तो वो अलॉय को नाम दिया जाता है एमाल्गम। याद रखिए, आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल, बहुत जरूरी लाइन। आयरन बहुत ही ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, सब जगह पे आयरन यूज हो रहा है, बट नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट। सर वो प्योर स्टेट में हम यूज नहीं कर सकते, क्यों? दिस इज बिकॉज आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेच इजीली। आयरन जो है सॉफ्ट है, काफी इजीली स्ट्रेच भी हो सकता है, इस वजह से आयरन को प्योर स्टेट में यूज नहीं करना है। तो आयरन को सर, बट इफ इट इज मिक्स्ड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, कितने अमाउंट में कार्बन डाला जाएगा तो सर वो हार्ड हो जाएगा। सो 0.05%। सो अगर सर आयरन प्योर स्टेट में यूज नहीं कर सकते पर आयरन को 0.05% कार्बन के साथ मिक्स करते हैं तो वो फॉर्म करता है एक हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल, यानी कि एक आयरन मेटल। तो सर वो बन जाएगा आयरन से पूरा का पूरा आयरन मैन, ठीक है। तो 0.05% कार्बन के साथ मिक्स करने पे आयरन स्ट्रॉन्ग बनता है और यानी कि वो आयरन मैन बन जाएगा आयरन से। तो ये सर डिस्कशन हो गया हमारा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का, और ये चैप्टर्स के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर दिए हैं। और बेटा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है।
अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी सीखना है, आप हमारी वेबसाइट से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और ये चैप्टर्स को बहुत ही ध्यान से और हर एक एक्सेप्शन का एक आप चार्ट बना के या तो कहीं पे पॉइंट डाउन करके नोट डाउन कर दीजिए और याद रखिए, तो वो इजीली आपको याद हो सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे ये चैप्टर्स के बारे में जिसमें हमने सारे एक्सट्रैक्शंस भी डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।